Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 1 सितंबर 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सतकोशिया टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा कल के वीडियो में हमने वधवन पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो वधवन पोर्ट के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है जैसे ही तैयार हो जाएगा ये भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा डीप वाटर पोर्ट होगा, जो कि एक डायरेक्टली कनेक्टिविटी देगा हमारे इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन रेलवेज, ये दोनों ही मंत्रालय इन्वॉल्व हैं। इन दोनों मंत्रालयों ने जॉइंट वेंचर के माध्यम से इस पर्टिकुलर पोर्ट को डेवलपमेंट करने का जो टारगेट है वो लिया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ में अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी। देखिए दोस्तों कई सारी दवाइयां हैं, लगभग बताया गया है 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस सरकार ने रिसेंटली बैन कर दिए हैं। इनमें यहाँ पर पैरासीटामोल जैसा कॉम्बिनेशन भी दोस्तों प्रेजेंट है, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, वो क्या है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। क्या होता है एफडीसी वो भी जानेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है कि आखिरकार केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया है, और ये जो एफडीसी हैं इनको इर्रेशनल इलॉजिकल बताया है, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनसे उल्टा नुकसान हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, देखो अब ना थोड़ी बेसिक चीज़ें भी समझो। एक आर्टिकल आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का ये भी देखने को मिलेगा कि पैरासीटामोल और साथ ही साथ में कुछ और मेडिसिन भी हैं, और ऐसे दोस्तों 156 कॉम्बिनेशंस हैं जिसको यहाँ पे भारतीय सरकार के थ्रू बैन कर दिया गया। और कई सारे अभी मल्टीविटामिन भी ऐसे हैं जिसके ऊपर में रिव्यू चल रहा है। हो सकता है उन मल्टीविटामिन्स को लेकर भी आने वाले समय पर कुछ खबरें हमारे सामने आ सकती हैं। अभी ये जो बैन किया गया है ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। 2018 में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया था, ऐसी दवाइयों लगभग 328 दवाइयों को बैन कर दिया गया था दोस्तों। और 2014 से अभी तक देखेंगे तो कई बार ये स्टेप्स उठाए जा चुके हैं, 500 से ज़्यादा फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को बैन किया जा चुका है। तो ये न्यूज़ ध्यान रखिएगा। सवाल ये है कि इनको बैन कैसे करते हैं। हमारे पास में एक पर्टिकुलर एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, उसी का सेक्शन नंबर 26A के माध्यम से दोस्तों इस बैन को इशू किया जाता है, और इसी के माध्यम से सरकार जो है वो बैन कर देती है। अब बैन करने के बाद होगा क्या, ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस हैं 156, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इनको बेचा नहीं जाएगा, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आएगा कि जो बन चुका है मार्केट में, ये अवेलेबल है, उनका क्या होगा। जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो एज इट इज़ रहने वाले हैं, वो बिकेंगे, ठीक है, उनका यूज़ भी होगा। लेकिन दोस्तों अभी आगे की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बैन कर दी जाएगी, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कंपनीज को लॉस होगा। मान लो अभी कुछ समय पहले ही या फिर कुछ रिसेंट टाइम में ही किसी ने बड़ा प्रोडक्शन करके रख रखा है, तो वो जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में रहेंगी, ठीक है। लेकिन अभी के समय पर आने वाले समय को देखते हुए क्या कर दिया गया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बैन कर दी जाएगी। अब इसका ना ही मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना ही इसको बेचा जाएगा, ना ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
क्योंकि इन दवाइयों को या तो हार्मफुल बोल दिया गया या अननेसेसरी बोल दिया गया या इरेशनल यानी कि इलॉजिकल बोल दिया गया कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी यहाँ पर ये आप कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आती है, हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। आखिरकार ये जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफडीसी बोलते हैं, ये होता क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक तो आपकी नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, आपको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों की सेपरेट अलग अलग दवाइयाँ ले लेंगे, है ना। तो सेपरेट अगर दवाइयाँ लेंगे तो एक दवाई में एक सिंगल केमिकल कंपाउंड है जिससे वो दवाई को रेडी किया गया है। तो बुखार, जुकाम, खांसी सबकी अलग अलग दवा लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब इन सभी केमिकल कंपाउंड्स को एक ही दवा के अंदर में मिला दिया जाए तो वो बन जाता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। यानी पहले आप बुखार, खांसी, जुकाम सबकी अलग अलग ले रहे थे, अब यहाँ पर केवल एक ही पिल में आपके पास में सभी चीज़ें हैं, एक नया फॉर्मूला आपके सामने रख दिया गया है। तो एफडीसी वो मेडिसिन होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, यानी वो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है। एक ही गोली में आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका इलाज सा मिल जाता है ना। तो जैसे आप अभी के समय पर किसी बीमारी के लिए मल्टीपल मेडिसिन्स लेते हैं, उन मल्टीपल मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पेशेंट है उसको यहाँ पर एक आध दवाई लेके ही यहाँ पर काम हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सर ये तो बढ़िया चीज़ है, तो एक ही दवाई से काम हो रहा है तो ये तो अच्छा है ना, तो हम इसको बैन क्यों कर रहे हैं? रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों, कई सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन देखो ऐसे मार्केट में बहुत सारे हैं। इनमें से इसलिए हम पढ़ रहे हैं 156 एफडीसी को बैन किया गया क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हैं। जैसे इस बैन लिस्ट के अंदर में पैरासीटामोल है 125 mg वाली टैबलेट, इसमें यहाँ पर कुछ और भी पेन किलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनका कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर तैयार किया गया है। वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर नहीं है, उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, अननेसेसरी है। पेन रिलीविंग के लिए और भी कई सारे मेडिसिन अवेलेबल है जिसको सेपरेटली लिया जा सकता है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, ऑब्वियसली बात है 156 हैं तो फिर लिस्ट तो लंबी होगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसको बैन करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्या यह वाकई में नुकसानदायक हो सकती है? हाँ देखो, मैं आपको कैसे बताता हूँ, ये समझिए। देखिए कई बार ना जो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस होते हैं इनमें बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी नज़र आते हैं, है ना। जो ये कॉम्बिनेशन होता है, मान लो एलर्जी की कोई मेडिसिन है या एंटीबायोटिक है, मान लो आपको बुखार हो गया, आप यहाँ पे एक एंटीबायोटिक लेने गए हैं और आपको दुकानदार ने एफडीसी दिया यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अब इसमें एंटीबायोटिक प्रेजेंट है लेकिन एक एंटीबायोटिक नहीं है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं। आपको ज़रूरत है एक एंटीबायोटिक की, इसमें आपको एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों इससे प्रॉब्लम क्या होगी? एक तरफ फालतू का एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में जा रहा है इस एफडीसी के माध्यम से, दूसरी तरफ आज के समय पर दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दुनिया में जो 10 सबसे बड़े खतरे हैं उनमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसा खतरा भी है दोस्तों, जहां पर हमारे बॉडी में ज़्यादा गलत तरीके से एंटीबायोटिक लेने से हमारी बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया, फंजाई वो इतने ज़्यादा हार्ड या मजबूत हो जाते हैं कि उनके ऊपर फिर ये एंटीबायोटिक्स वर्क भी नहीं करते। तो सही तरीके से लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ हो रहा है, सही तरीके से नहीं लिया गया है, ओवर यूज़ हो जा रहा है, या हाँ कह सकते हैं कि सही यूज़ ना करने की वजह से यहाँ पर जो ये हार्मफुल इम्प्लीकेशंस हैं या इसके इम्पैक्ट्स हैं वो यहाँ पे हमको नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से तो बोला जा रहा है, जिसके पीछे लॉजिक है वो तो ठीक है, लेकिन कई सारे कॉम्बिनेशंस इर्रेशनल हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हीं को यहाँ पर हटाना बिल्कुल ज़रूरी है और उसी के लिए ये कदम उठाया गया और एफडीसी को यहाँ पर बैन किया गया। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पिछले कुछ दिनों में पब्लिश हुए हैं तो सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए। चलिए फिलहाल के लिए आते हैं आज के सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारे आज के अखबार में पेज नंबर 7 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक किया जा सकता है। तो दोस्तों बात क्या हो रही है, अभी हमने कोलकाता के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर केस देखा। तो उसके बाद में जो कोलकाता की चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो बार बार केंद्र सरकार से बोल रही हैं, केंद्र सरकार को 2 बार लेटर लिख चुकी हैं कि इस चीज़ को देखते हुए कि सरकार को एक सख्त से सख्त नियम लेकर आना चाहिए, ऐसे रेप और मर्डर के जो क्राइम्स होते हैं उसको लेकर सेंट्रल लॉ लेकर आना चाहिए, सख्त से सख्त पनिशमेंट देना चाहिए। इस प्रकार के यहाँ पे बार बार लेटर्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने उल्टा वेस्ट बंगाल सरकार से पूछा है, आपके पास में बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग हैं, आप उन केसेस को रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं,
आप नए फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी बना सकते हैं, बनाने के लिए आपने बोला है, बट वो भी एस्टेब्लिश नहीं करे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल कह सकते हैं मिनिस्ट्री है जो स्पेशली वेमेन की बात करती है, जिसका नाम है यूनियन वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना। तो महिला और बच्चों की बात करती है, उस मिनिस्ट्री को आज के समय पर रूल कर रही हैं, चला रही हैं अन्नपूर्णा देवी। तो इन्होंने इस मैटर को उठाया है और बोला है वेस्ट बंगाल के अंदर में अभी तक 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पे केसेस को तुरंत देखा जाता है, इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है। तो क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि वेस्ट बंगाल में इतने सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने के बावजूद भी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में रेप जैसे केसेस या पोक्सो जैसे केसेस को डील नहीं किया जा रहा है तुरंत, तो ये करना होगा, ठीक है। तो पोक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को हम सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने का काम करते हैं पोक्सो के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको लेकर डील ही नहीं हो रहा है, लेकिन इनके पास में बहुत सारे कोर्ट्स ऑलरेडी हैं। साथ ही साथ में मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 81,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में। ये जून 30 तक का डेटा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और अभी कई सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी मांग की है। तो तुरंत यहाँ पर आप कोर्ट्स बनाइए और उसके अलावा जो ये केसेस हैं इस प्रकार के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, पोक्सो के अंडर में केसेस हैं, इनको रिजॉल्व कीजिए। तो ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है अभी वेस्ट बंगाल की सरकार से, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अभी दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या चल रहा है वो आपको पता है। वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को लेकर बहुत आर्टिकल्स ऑलरेडी मैं अभी पिछले कुछ दिनों में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर बात आती है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे पोक्सो एक्ट के बारे में जानिए। क्या है आखिरकार पोक्सो एक्ट, जिसके ऊपर में सेपरेटली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। देखिए, पोक्सो एक्ट लाया गया था 14 नवंबर 2012 में, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो प्लीज़ आर्टिकल के साथ साथ थोड़ा बैकग्राउंड डेटा पढ़ते हुए चलिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे भारत ने एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट को रेटिफाई किया, अप्रूवल दिया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992। होता यहाँ पर यह है, बच्चों की हक की बात करता है एग्रीमेंट, इसको इंडिया ने अप्रूवल दिया। अब ये इसके माध्यम से हमारे पास में पोक्सो एक्ट आता है। इस पोक्सो एक्ट को हम काफ़ी स्पेशल मानते हैं क्योंकि बच्चों के प्रति भी बहुत सारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसे अपराधों को, स्पेशली यहाँ पर ऐसे अपराध जो बच्चों के साथ में हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट लेकर आया गया है। तो ये जो एक्ट है, पहले तो एक चाइल्ड की डेफिनेशन देता है। बच्चा कौन होगा? बच्चा वो होगा जिसकी उम्र 18 से कम होगी, उसके साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो पोक्सो के माध्यम से वो ऑफेंस डील किया जा सकेगा। बाद में जो ये एक्ट है दोस्तों, इसमें 2019 में फिर कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, अमेंडमेंट कर दिए गए थे, ताकि इस एक्ट को और ज़्यादा हार्ड बनाया जा सके, जो सज़ा है उसको और ज़्यादा भयंकर की जा सके, ताकि लोग ऐसे क्राइम करने से डरें। डेथ पेनल्टी तक यहाँ पर इसमें शामिल है अगर कोई सेक्सुअल क्राइम करता है किसी बच्चे के ऊपर। तो ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए पोक्सो एक्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पोक्सो नियम हैं 2020 वाले दोस्तों, इसको भी यहाँ पर नोटिफाई किया। पोक्सो एक्ट के अपने आप में कुछ फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल नेचर में है। कहने का मतलब है यहाँ पर जेंडर को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी जो भी विक्टिम होगा, जो भी पीड़ित होगा, वो कि कोई बच्ची हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है जिसके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है। तो दोनों ही जेंडर्स को यहाँ पे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये जेंडर न्यूट्रल नेचर वाला कॉन्सेप्ट इस पोक्सो एक्ट में रखा गया है। तो ये जो लॉ है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जेंडर के आधार पर ध्यान रखिए। फिर उसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसमें यह है कि पोक्सो एक्ट के तहत ऐसे केसेस को रजिस्टर करना बहुत आसान है। आप आराम से इसको रिपोर्ट करवा सकते हैं, है ना। जैसे दूसरे केसेस होते हैं उनको रजिस्टर करना काफ़ी मुश्किल होता है, उसके कंपैरिजन में ये इजी है। तो ये यहाँ पर इसके अंदर में कह सकते हैं लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। बस खाली इसके बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों तक। फिर यहाँ पे ना कई सारी जो टर्म्स उसको डिफाइन किया गया है। देखिए, अभी क्या हुआ, जब बाद में कुछ चेंजेस करे गए पोक्सो एक्ट में, तो इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको एक नया अपराध बना दिया गया, है ना। ये एक नया अपराध है। कोई ये चीज़ सर्च भी करता है, इसको शेयर करता है किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर में, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होंगे। तो ऐसे कुछ नए टर्म्स दोस्तों यहाँ पर इसमें ऐड होते चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस हम आए दिन देखते रहते हैं। न्यूज़पेपर में हर 2-4 दिन में ऐसे खबरें आ जाती हैं,
है ना, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न है, देखो पोक्सो एक्ट के अंदर में अभी भी कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी चुनौतियां हमारे सामने प्रेजेंट हैं। नियम हमारे लिए हर चीज़ के हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना सही तरीके से वो भी ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पे क्या सामने आपको दिख रहा है, पहली जो समस्या है इसमें, कोई भी अगर ऐसा केस निकल कर आता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन कम है। पोक्सो एक्ट क्या करता है कि ये ना जब इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो बच्चे से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बच्चे के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो एक विमेन सब इंस्पेक्टर यहाँ पे होनी चाहिए बच्चे की जगह पे, यानी बच्चे अपने घर पर है या बच्चे को जहाँ पर भी जो जगह पसंद है वहाँ पर जाकर विमेन इंस्पेक्टर उस बच्चे के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, आखिरकार में उसके साथ हुआ क्या है वो खुलकर बोलेगा, सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए विमेन सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत है। अब दूसरी तरफ दोस्तों ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल भी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आपने विमेन सब इंस्पेक्टर को ये वाली ड्यूटी दी है और दूसरी तरफ हमारे देश में पुलिस फोर्स में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत कम है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जहां पर वेमेन स्टाफ है ही नहीं, और बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जहां पे बहुत कम वेमेन स्टाफ है। तो अगर वेमेन सब इंस्पेक्टर अच्छी मात्रा में नहीं होंगे तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि कुछ ही वेमेन स्टाफ होंगे जिनके ऊपर सभी का सभी जो प्रेशर है वो यहाँ पर पड़ रहा होगा, है ना। तो एक चैलेंज तो ये हो गया। दूसरी समस्या यहाँ पर है, जो हम यहाँ पे फाइलिंग करवाते हैं केसेस की, उसमें कई बार डिले हो जाता है। पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, इन्वेस्टिगेशन किसी भी पर्टिकुलर केस का, मान लो कोई केस आया, अब वो पोक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर केस को देखा जा रहा है, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा, ये बात यहाँ पे बोला जाता है। बट कई बार कई सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है, इवन कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है या प्रॉपर एविडेंसेस ना होने की वजह से कई बार केस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पोक्सो एक्ट में देखने को मिलता है हमको। अब देखिए कई सारे एक्ट ऑलरेडी भी हैं, पोक्सो के अलावा भी कई सारे स्टेप्स, कई सारे नियम कानून, ऑर्गेनाइजेशंस हम लोगों ने बना रखी है जहाँ पर हम चाइल्ड एब्यूज़ जैसी चीज़ों को रोकने की बात करते हैं। जैसे इस इनिशिएटिव में कुछ नाम ध्यान रख सकते हैं, मेंस में कई बार आपसे पूछा जा सकता है। चाइल्ड एब्यूज़ प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट नज़र आएगा, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जहाँ पे बाल विवाह को रोकने की हम बात करते हैं, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट जहाँ पर जो स्पेशली खासकर जो यहाँ पे लेबर कैटेगरी है वहाँ पे बच्चों को वर्क करने से रोका जाता है। फिर उसके बाद में पोक्सो एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, पोक्सो कोर्ट्स बनाए जाते हैं स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर हम ऐसे केसेस को रोकने की भी लगातार बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने ये आर्टिकल देखा, हम आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा जो बैकग्राउंड डेटा है वो भी कवर कर रहे होते हैं। ये सभी डेटा आपको एक PDF में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा PDF जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपके सभी करंट अफेयर्स के कंटेंट सिक्योर रहते हैं, डेट वाइज पड़े हुए हैं, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज के इश्यूज़ को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब एक जगह मिल जाता है, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है दोस्तों वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर क्या कर दो करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। क्या बात हो रही है, केंद्र सरकार प्लान कर रही है टू बूस्ट 2G इथानॉल प्रोडक्शन। जो 2G इथानॉल प्रोडक्शन होता है, देखो इथानॉल भी 2 प्रकार से, एक तो नॉर्मल इथानॉल अभी आपको बताऊंगा,
फिर एक होता है 2G इथेनॉल, ये स्पेशल है थोड़ा। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार फोकस कर रही है कि हम एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अपने देश में लगाएं, जिससे एंजाइम को खरीदने की जो ज़रूरत पड़ती है बाहर से, वो यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोल की जा सके। अब देखो, ये पूरी हेडलाइन या ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल समझने के लिए आपको थोड़ा फाउंडेशन तैयार करना होगा, बेसिक समझना होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं यार, बहुत आराम से सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, आज अगर हम अपने देश में मोटर गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल जैसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अब पेट्रोल डीजल जो बन रहा है ये सब कच्चे तेल से बन रहा है, और ये क्रूड ऑयल भारत भरपूर मात्रा में दूसरे देशों से मंगाता है। बहुत सारा कच्चा तेल हम डायरेक्टली मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन सभी देशों के ऊपर में। तो वो आता है तेल, उसको रिफाइन करके पेट्रोल या पेट्रोलियम बाकी प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनका यूज़ यहाँ पे होता है। अगर यहीं पर कच्चे तेल की ज़रूरत हमारे लिए कम हो जाए तो बहुत सारा पैसा हम बचा सकेंगे। वो ज़रूरत कैसे कम करें? हमारे पास में तो कच्चा तेल है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पेट्रोल की जो आज हमारे देश में खपत है इसको कम करने के लिए हम इसमें इथेनॉल मिला देते हैं। मान लो आज 100% पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है गाड़ी में, और उसी 100% के हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा देश लगातार दुनिया भर से ये कच्चा तेल मंगा रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, और इनके भर भर के पेमेंट कर रहा है बिल्स के, और पेट्रोल लगातार महंगा भी हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, वो हमने देखा। अगर मान लो इस 100% की रिक्वायरमेंट को कम कर दें, तो हर व्यक्ति को 100% चाहिए था, वो कम करके मान लो 80% कर दें, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, भरपूर मात्रा में नहीं पड़ेगा, फिर भी ऐसा लगेगा कि हाँ, भारी मात्रा में जो पैसा हम बचा पा रहे होंगे। और ये 80% की ज़रूरत करने के बाद में क्या होगा, हम अपने देश में भी कई सारे सेक्टर्स को डेवलप कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है 80% कैसे करेंगे? तो मान लो पहले आप 100% पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें 80% पेट्रोल इस्तेमाल होगा प्लस 20% इसमें हम इथेनॉल मिला देंगे, तो इथेनॉल पेट्रोल की ब्लेंडिंग करवा देंगे। अब इन दोनों को मिलाकर अगर गाड़ी में डालोगे, गाड़ी आराम से चल रही है आपकी, और आपको यहाँ पर इथेनॉल आप अपने देश में ही बना रहे हैं, है ना। फार्मर्स को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आपने पेट्रोल का इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम कर दिया, दूसरी तरफ अपने देश में एक चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे यहाँ पर टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती रहेंगी, और ये इथेनॉल की संख्या हम पेट्रोल में बढ़ाते रहेंगे आगे। हमारे बड़े बड़े टारगेट्स हैं, 2025 तक हमारा और भी बड़े बड़े टारगेट्स हैं, हम इथेनॉल को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इससे होगा क्या दोस्तों, पेट्रोल का जो इंपोर्ट है वो हमारा कम हो जाएगा, और इंपोर्ट से ज़्यादा जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर में वो कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों, इथेनॉल की जो हम बात कर रहे हैं ना, इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो इथेनॉल हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जल सकता है वो आराम से। प्रोड्यूस कैसे होता है, तो प्रोडक्शन करने का इसका एक तरीका है, वो ये देखिए, हम फसलों से करते हैं। ये आपका शुगर केन है नॉर्मल, गन्ने से या मक्का से, जो हमारा कॉर्न होता है ना, उनसे इथेनॉल बनाया जाता है। गन्ना लेंगे, इसको फर्मेंट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, इथेनॉल बनेगा, और इथेनॉल को हम ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल में, है ना, और हमारा पेट्रोल तैयार हो गया। पहुंचा देंगे भैया स्टेशन पे, यानी कि हमारे पेट्रोल पंप पे, तो आप इथेनॉल आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन सवाल यह है, ये प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि आपने तो बहुत आसानी से बता दिया, क्रॉप हम फसल लेंगे, फर्मेंट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, इथेनॉल बन जाएगा, ब्लेंड करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सर ये सब तो समझ में आ गया, प्योरीफाई करना है ना, इथेनॉल बनाना, ब्लेंड करना, ये सब समझ में आ गया। फर्मेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही तो मेन प्रोसेस है ना, पहला स्टेप यही करना है हमें। फर्मेंटेशन को हम कई बार अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे मान लो गन्ने के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, जिसको हम ग्लूकोज फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं, इसको हम सेलुलर एनर्जी में बदलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को हम सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है हमारा फर्मेंटेशन, जिसमें शुगर को सेलुलर एनर्जी में बदला जाता है, उसी से यहाँ पर इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, हमको इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस यहाँ पर इथेनॉल बनाने का। ठीक है, अब इथेनॉल के कई सारे उपयोग हो सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हमने बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं कि आने वाले समय पर 20% इथेनॉल को मिला देंगे पेट्रोल में, जिससे पेट्रोल की खपत हमारे देश में कम हो जाएगी। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब ज़रा सुनिए आगे की कहानी। ये तो हमने इथेनॉल पढ़ा, अभी भी आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बात यह हो रही है, केंद्र सरकार प्लान ये कर रही है, हम अपने देश में
2G इथानॉल को बढ़ाएं। नॉर्मल इथानॉल गन्ने और उससे मक्के वगैरह से बन रहा है, ये तो पता चल गया। 2G इथानॉल क्या होता है, ये भी एक प्रश्न हमारे सामने आता है। दोस्तों 2G वाला इथानॉल जो है ना, ये प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, खेती के अंदर में वेस्ट होता है। चावल की फसल उगा रहे हो, चावल की फसल उगाने के बाद में आपके पास में राइस का हस्क मिलता है, भूसी जो होती है चावल की, या जो गेहूं की भूसी होती है, उससे भी इथानॉल बनता है। उससे जो इथानॉल बनता है उसको 2G इथानॉल बोलते हैं। और 2G इथानॉल को दोस्तों हम सेकेंड जनरेशन बायो इथानॉल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये किससे बनता है? राइस स्ट्रॉ से, चावल की जो भूसी होती है उससे बनाया जाता है। और जो नॉर्मल इथानॉल होता है वो गन्ने वगैरह से उसका शुगर कंटेंट को तोड़कर बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। वैसे जो 2G वाला इथानॉल है, इसकी शुरुआत हमने 2022 में कर दी थी। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन्होंने हमारे भारत का पहला इस प्रकार का 2G इथानॉल प्लांट लगाया पानीपत के अंदर में, जहाँ पे चावल की जो भूसी है, यानी कि जो भी हमारे खेत से जो भी राइस स्टबल निकल कर आ रहा है उसको निकालते हैं हम, उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, उससे इथानॉल बनाते हैं। सवाल यह है कि उससे इथानॉल हम अपने प्लांट में बना रहे हैं, केंद्र सरकार इसको बढ़ाने की बात कर रही है। और इसको बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि हम एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगे। ये क्या मतलब है? देखो दोस्तों, 2G इथानॉल को बनाने के लिए आपको चावल की भूसी तो चाहिए, लेकिन इसको गलाने के लिए आपको एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम्स की, ये ध्यान रखिएगा। और ये एंजाइम्स आज हम पूरी तरह से इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, ठीक है। तो अगर आपको अपनी जो पराली है, जो स्टबल है, उसको इथानॉल में बदलना है तो एंजाइम चाहिए इसके ट्रीटमेंट के लिए। और आज हम एंजाइम इंपोर्ट करते हैं पूरी तरह से अलग अलग देशों से। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम खुद का एंजाइम बनाएं, और हमने खुद का एक एंजाइम डेवलप किया है जो कि बहुत अच्छा है, बेटर नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, जिससे इथानॉल बनाया जा सकता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि केंद्र सरकार का अब की बार फोकस है कि एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बनाया जाए, क्योंकि चावल की भूसी है हमारे पास में, हमें अब एंजाइम बनाने होंगे जिसका इस्तेमाल करके हम और ज़्यादा इथानॉल बना सकते हैं। जल्द से जल्द जो हमारे टारगेट से वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। एंजाइम क्या होता है? देखो, एंजाइम यहाँ पर मिलता है हमको फंगस से, जो फंजाई होता है ना, उससे यहाँ पर मिलता है। बस खाली फंगस के अंदर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमको, है ना। तो आराम से कुछ बदलाव कर देते हैं उसके अंदर में, कुछ चेंजेस को करने के बाद में वो हमारे लिए ज़रूरतमंद एंजाइम बन जाता है। फिर उसी का यूज़ करके हम अपने जो ये चावल की पराली वगैरह है, इसको आराम से ट्रीट करके इससे इथानॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो ये होता है 2G इथानॉल। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए भाई, इथानॉल और 2G इथानॉल के बीच में क्या फ़र्क होता है? 2G इथानॉल जो आपके राइस स्ट्रॉ से बनाया जाता है एंजाइम का इस्तेमाल करके, और बाकी जो नॉर्मल इथानॉल है उसमें आपका गन्ना, कॉर्न में फर्मेंटेशन करके, प्योरीफिकेशन करके हम उससे इथानॉल बनाते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर करना, लाइक के बटन को प्रेस करना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आज के अखबार में पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है, जिसको अगेन GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉडी की बात हो रही है जिसका नाम है DGTR, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये अभी बातचीत कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं चाइना के एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर में। अब देखो मैटर क्या, ये समझिए। देखो, भारत में भी ना बहुत सारा स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारा एल्यूमिनियम भी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर मान लो भारत में एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में वो थोड़ा सा महंगा है, और दूसरी तरफ हमने एक देश से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मान लो चाइना से भी एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है, ये आप देख पाओगे। तो चाइना वाला एल्यूमिनियम फॉइल इंपोर्ट करने के बाद भी भारत में सस्ता पड़ रहा है हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो लोग क्या करेंगे? चाइनीज़ वाला जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको परचेस करेंगे, और ऐसा यहीं पे हुआ दोस्तों। लगातार यहाँ पे चाइना हमको बेच रहा है एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में। चाइना की सरकार उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, सस्ते दाम में एल्यूमिनियम फॉइल आ जाता है हमारे मार्केट में, लोग उसी को परचेस कर रहे हैं। और जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके मार्केट के ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारा खुद का मार्केट डूब रहा है, हम दूसरे के मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुई। इसी को देखते हुए जो भारत की ट्रेड मिनिस्ट्री है, इन्होंने रेकमेंड किया है कि भाई चाइना के एल्यूमिनियम फॉइल पे आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए फटाफट,
क्योंकि ये चीज़ गलत हो रही है। इससे भारत का मार्केट शेयर वो ले जा रहे हैं और खुद का हम अपने मार्केट को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस आर्टिकल से। पहला तो आखिरकार ये डीजीटीआर क्या है ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले भी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी डीजीटीआर ये सब चर्चाओं में था दोस्तों। क्यों? क्योंकि डीजीटीआर ने रेकमेंड किया था कि जो हम सोडियम साइनाइड परचेज कर रहे हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया से, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। क्योंकि ये सभी देश क्या कर रहे हैं, ऐसे सामान को हमारे देश में डंप कर रहे हैं। अब डंप को रोकना, डंपिंग को रोकना एंटी डंपिंग ड्यूटी कहलाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बात यहीं पे लाइव एग्जांपल के लेते हैं, चाइना का एल्यूमिनियम फॉइल है। चाइना बहुत ही सस्ते दाम में हमारे मार्केट में एल्यूमिनियम फॉइल प्रोवाइड करवा देता है। यानी चाइना यहाँ पे डंप कर रहा है बहुत सारा अपना एल्यूमिनियम फॉइल हमारे मार्केट में, भर भर के मार्केट में उतार दिया। अब क्या हो रहा है, इससे हमारे मार्केट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाइना से जो ये फॉइल आ रहा है हमारे देश में और सस्ता है, इस पर हम इस इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। क्या कर देंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी एक चार्ज लगा देंगे। तो जब ये हमको एल्यूमिनियम फॉइल बेचेगा तो एक्स्ट्रा पेमेंट उनको करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा, वो एल्यूमिनियम फॉइल मार्केट में हमारे वाले एल्यूमिनियम फॉइल के प्राइसेस के बराबर में आ जाएगा। जितना हमारा खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसके बराबर ले आएंगे। तो अब लोगों को कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इंडियन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि चाइना की सरकार जानबूझकर भी ऐसा करती है, यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जिससे सस्ते दाम में ये डंप कर देते हैं दूसरे देशों के अंदर में अपने प्रोडक्ट को, और दूसरे के मार्केट को हटाना चाहते हैं। फिर दूसरे का मार्केट यहाँ पे अगर मान लो ख़त्म हो गया, उसका खुद का मार्केट ख़त्म हो गया, देन अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देंगे। वही बात बाद में पड़ जाएगी, जिसका शिकार दूसरे देश को होना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि किसी भी देश की इस डंपिंग वाली हरकत को रोका जा सके। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों अभी जो हमारा डीजीटीआर है वो भी इसके ऊपर में ध्यान लगा रहा है, फोकस कर रहा है कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है। अब एंटी डंपिंग तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन याद रखिए, डीजीटीआर क्या होता है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। इसको स्टार्टिंग में ना जब ये बॉडी आई थी तो इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से ही जानते थे। यानी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करता था। ये बॉडी को 2018 में बनाया गया। ये एक सिंगल नेशनल बॉडी है दोस्तों, जो हर प्रकार के व्यापार से डील करती है। व्यापार में मान लो कोई काउंटर वेलिंग या एंटी डंपिंग जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंटर करने का काम करती है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारे देश में कहीं पर भी व्यापार में कुछ घोटाला हो रहा है, गलत चीज़ें अपनाई जा रही हैं, जिससे हमारे देश में इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अपने हमारे मार्केट को हिलाने की कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती उसमें मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करता है यहाँ पर ये डीजीटीआर। डीजीटीआर के अपने आप में बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे कोई भी डंपिंग जैसा सिनेरियो है तो ऐसी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम करना, सरकार को रिकमेंडेशन देना, है ना, सरकार इस पे कुछ करे, ऐसे मुद्दों को लेकर आए, उस पर बातचीत करना, प्लस ये इन्फॉर्मेशन WTO के साथ में शेयर करना, है ना, अपने मार्केट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ये काम डीजीटीआर का है। और एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, डीजीटीआर कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जब पूछा जाएगा मंत्रालय तो इस मंत्रालय का नाम दे देना है। जब आपसे पूछा जाएगा डिपार्टमेंट तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डीजीटीआर है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है एल्यूमिनियम की, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम फॉइल की। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं तो इसका सिंबल है AL। उसके अलावा यहाँ पर एटॉमिक नंबर है इसका 13, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइंस का भी पोर्शन आपके सिलेबस का हिस्सा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के साइंस एंड टेक के पेज पर ही है। आज के अखबार में पेज नंबर 11 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करने वाले हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बाला सुब्रमण्यन जी ने ये आर्टिकल लिखा है, बात कर रहे हैं गार्लिक यानी लहसुन के बारे में। अभी लहसुन रिसेंटली चर्चाओं में भी था, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो लहसुन आज के समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खाते होंगे, बहुत सारे लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, है ना।
तो वो हम देखते हैं अपने देश के अंदर में। अभी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल में राइटर ये बात करते हैं कि जो लहसुन है ना, इसकी जो कलियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, न्यूट्रिशियस होती हैं। इसको सही तरीके से अगर किसी इंसान ने कंज्यूम किया है, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। ये जो प्लांट है ना, इसको अपने डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए, वो राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं। आयुर्वेदा में अगर हम बात करेंगे, आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट आता है वार्म गार्लिक मिल्क का, है ना, जिसको हम लहसुन शीर पाक बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए। किसी को अस्थमा है, कफ है, कॉमन कोल्ड है, या आपको बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये वाला मिल्क काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी तरीके से लहसुन और पानी, इसको एज अ टॉनिक इस्तेमाल किया जाता है अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि लहसुन वाटर के साथ में आप यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, खाना पचाने में जो मदद करते हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे, जिससे क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत होगा। क्योंकि प्रॉब्लम पता है यही होती है कि हम बहुत सारा फूड कंज्यूम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो वही फूड एज अ वेस्ट आ जाएगा बाहर। तो करना क्या है, आपका डाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उस फूड से जितने भी न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स है उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, आपको उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवा सके। तो ये यहाँ पर लहसुन का एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, ये बताया गया। उसके अलावा यहाँ पे कई सारी रिसर्चेस और भी चल रही हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है लहसुन में कई सारे और भी इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और लहसुन को हम कई सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में कई सारे बेनिफिशियल असर हो सकते हैं। डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर टैकल किया जा सकता है। कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पर होते हैं लहसुन को इस्तेमाल करने के, लेकिन उन साइड इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल आपको देखने को जो मिलते हैं वो हैं इसके बेनिफिट्स। इंडिया आज के समय पर दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लहसुन का। भारत में कई सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं लहसुन की। मध्य प्रदेश की वैरायटीज़ कई सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। साउथ इंडिया में जीआई टैग वाली वैरायटीज़ आपको नज़र आएंगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो लहसुन को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव से अगर कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो, क्योंकि इन लहसुन के अंदर में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एज अ दवाइयाँ का काम करती हैं हमारे बॉडी के लिए। अब लहसुन के और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ज़रा उसको देखिए दोस्तों। आइए मैं आपको ये बताता हूँ। आपको पता होगा आज से कुछ दिनों पहले लहसुन को लेकर एक केस भी हो गया था, जो हाई कोर्ट में चल रहा था कि लहसुन मसाला है या सब्जी है। तो उसको बोला गया दोनों ही चीज़ है, मसाला भी है, सब्जी भी है, जिससे फार्मर्स को यहाँ पर इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो लहसुन को कंज्यूम करने से एक ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, चलिए आइए वो बात करते हैं। पहली चीज़, इससे क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी, यानी एक इंसान की जो हार्ट हेल्थ है वो यहाँ पर इंप्रूव होगी। ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में मदद करता है, जितने भी हार्ट डिजीज़ेज़ हैं उसके रिस्क को कम करने का काम करता है अगर ये कोई व्यक्ति लहसुन का यूज़ कर रहा हो तो। दूसरी चीज़ दोस्तों, लहसुन एक एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। नेचुरल एंटीबायोटिक है, कई सारी बीमारियों से ऑलरेडी यहाँ पर आपको बचा लेता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जहाँ पे कई सारी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो छोटी से छोटी बीमारी उसके लिए जानलेवा है। अपने इम्यून सिस्टम अगर आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो लहसुन से किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो हर एक बीमारी या इन्फेक्शन से लड़ पाएगा, है ना। उसके अलावा बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी यहाँ पर लहसुन करता है ना। इससे क्या होता है, हमारे लीवर में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको यहाँ पे ये ख़त्म कर देता है। बॉडी के अंदर में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम भी ये लहसुन का है, जिससे मान लो कोई व्यक्ति जो है लहसुन को कंज्यूम कर रहा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस उसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, कई सारे इन्फेक्शन से ऑलरेडी आपको बचाता है। डाइजेशन वाला चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, डाइजेशन इंप्रूव होता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। फिर उसके अलावा कई सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, यानी लहसुन के अंदर में कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। विटामिन सी हो गया, B6, मैंगनीज, सेलेनियम, ये सब चीज़ें हो गई जो कि आपके बॉडी हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ यानी ब्रेन पावर को भी इंप्रूव करता है। कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है कई सारे केसेस में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। कॉग्निटिव हेल्थ, अभी वो ब्रेन हेल्थ की बात कर रहा था, वो हो आपका मैनेज कर सकता है। उसके अलावा हेयर हेल्थ हो गया, किसी को स्ट्रेस या एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन,
आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी यहाँ पर ये इम्प्रूव करता है, अगेन जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स बॉडी में नज़र आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो से मिली होगी। नाउ आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बोलता है, कल हमने वधवन पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो वधवन पोर्ट के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है वन ओनली, सॉरी पहला यहाँ पर स्टेटमेंट ये बोलता है कि क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा डीप वाटर पोर्ट होने वाला है। जी बिल्कुल सही बात है, और इंटरनेशनल रूट से कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे आईमैक कॉरिडोर आईएनएसटीसी कॉरिडोर को भी ज्वाइन करेगा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन रेलवेज, क्या ये दोनों इसमें शामिल हैं। नहीं दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। और कल ही मैंने आपको बताया था कि वधवन पोर्ट का जो डेवलपमेंट है, इस प्रोजेक्ट को जो बनाया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बंदरगाह की बात हो रही है। ये एक जॉइंट वेंचर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र के मैरीटाइम बोर्ड के बीच का, तो ध्यान रखिएगा इसका। दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 हमारा हो जाता है रॉन्ग, बट स्टेटमेंट 1 हमारा यहाँ पर वन ओनली सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। नाउ कल से जैसे आपको पता होगा, वीडियोस में हम पिछले 3 से 4 दिनों में द हिंदू में ही डिस्कशन कर रहे थे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा मिक्स न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर आए थे, तो कल से फिर से ही आपको यहाँ पे जो कंटेंट है वो उसका कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, तो उस कॉम्बिनेशन के ज़्यादा फायदे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।